अच्छा, अब लेट्स सपोज हमने ना एक कोड रन किया वो ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दो टेक्स्ट विजेट लगाता हूँ। ये बेसिकली जो है ना कस्टम विजेट के रिलेटेड है। कस्टम विजेट को आपने कैसे यूज़ करना होता है अपने कोड में, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक ना सिंपल एक मेन डॉट डार्ट की फाइल बनी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये मेरा कोड है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ दो टेक्स्ट को शो करवाना, टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट को। एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँगा, इधर आया, इधर आके मैंने बनाया लेट्स सपोज होम स्क्रीन। अच्छा, मैं अब क्लास के नेम भी बिल्कुल ठीक इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता हो, होम स्क्रीन डॉट डार्ट, होम स्क्रीन डॉट डार्ट, सारे लेटर स्मॉल, और बीच में अगर दो वर्ड है तो बीच में अंडरस्कोर और स्क्रीन का वर्ड लगाना है ताकि पता चले ये स्क्रीन है, सही है। अब हमारे पास बेसिकली ना MVC पैटर्न होता है कि हमने MVC पैटर्न फॉलो करना होता है। MVC पैटर्न होता है, इसको कहते हैं MVC। वो मैंने उसके अंदर भी बताया हुआ वीडियो के अंदर, बट आप यहाँ से भी दोबारा देख लो। दो तरह के हमारे पास पैटर्न होते हैं बेसिकली, एक होता है MVC और एक होता है MVVM। तो इन दोनों में से मार्केट में कोई भी यूज़ हो सकता है या कोई अपनी मर्ज़ी का पैटर्न भी यूज़ कर सकता है। तो मोस्टली जो अच्छा अप्रोच होती है वो होती है आप MVC पैटर्न फॉलो करो। अब इसका मकसद क्या होता है कि आपने जैसे स्ट्रक्चर होता है ना कोड का, ऐसे नहीं करना होता है कि कहीं भी ब्लॉक होता है, ब्लॉक का अपना पैटर्न होता है, पैटर्न बहुत ज़्यादा है, बट जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है ना वो MVC और MVVM, ठीक है। मैं खुद MVC ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ईजी है, काम आपका स्मूथ होता है। MVVM थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर उससे, आपकी मर्ज़ी होती है आप जो पैटर्न फॉलो करो। इसका है MVC को बता रहा हूँ, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने इस तरह से नहीं करना होता कि हम किसी तरह से भी कोड को लिख दें। हमने क्या करना होता है, जैसे मैंने अभी एक स्क्रीन बनाई है, मैंने इसको डायरेक्ट ही लिप के अंदर बना दिया, तो ये किसी पैटर्न के अंदर भी नहीं है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना है, लेट्स सपोज उसको, उसका नाम देना है मॉडल, मैं MVC पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने दूसरा एक और बनाया, उसका नाम रख दिया कंट्रोलर, ठीक है। और एक तीसरा फोल्डर बनाना है जिसका नाम रख दिया मैंने व्यू, ठीक है। व्यू वो फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारी सारी स्क्रीन होगी, सही है। अब मैंने अपनी जो सी होम डॉट की स्क्रीन थी इसको मूव कर दिया है व्यू के अंदर, अब ये व्यू के अंदर पड़ी हुई है, सही है। ये व्यू के अंदर इसका अब पड़ा हुआ है। एक और फोल्डर होता है जो बहुत कॉमन होता है, वो MVC में कहीं पे नहीं आता, उसको कहते हैं इसको यूटिल्स, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा यूटिल्स होंगे, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, यूटिलिटी चीज़ें होंगी, कॉन्स्टेंट्स होंगे, वो सारे के सारे यूटिल्स में पड़े होंगे, सही है। यूटिल्स एक एक्स्ट्रा फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारे कॉन्स्ट की फ़ाइल हो सकती है, जिसमें सारे कॉन्स्टेंट होंगे, कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा एक और जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक लिब के अंदर फाइल पड़ी होती है, उसका नाम होता है विजिट्स डॉट डार्ट। विजिट्स डॉट डार्ट के अंदर वो विजिट्स पड़ी होती हैं जो कॉमन विजिट्स होती हैं, जो पूरी ऐप के अंदर कॉमन है, जैसे ऐप बार है या कोई ऐसी विजिट्स है, कोई बटन है, पूरी ऐप में बटन तो एक ही लगना है ना, कुछ साइज़ वगैरह चेंज होगा, टेक्स्ट चेंज होगा, बस यही होगा। अब मैं इसी को, ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। अब मैंने क्या किया, एक व्यू के अंदर एक फ़ाइल बनाई, उसका नाम दिया होम स्क्रीन, और अब इसके अंदर आके मैंने क्या किया, एक स्टेटलेस क्लास बनाई और इसको मैंने नाम दिया उसकी फ़ाइल के नेम की बेस पे। अब क्या नाम दिया हुआ है इधर, होम, तो मैंने इसी तरह से लिखना है होम स्क्रीन, बट सारे लेटर जो उनसे वो कैपिटल होंगे, और यही हमारी व्यू की बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मटीरियल नहीं, हमने यहाँ पे देना है स्कैफोल्ड, यहाँ पे मैंने दिया बॉडी, इस बॉडी के अंदर मैंने लेट्स सपोज दिया है कॉलम, और इस कॉलम के अंदर मैंने दिया चिल्ड्रन। इस चिल्ड्रन के अंदर मैंने एक तो लिखा लेट्स सपोज टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को मैंने दे दिया लेट्स सपोज टेस्टिंग, और इस तरह से मैंने ये 3-4 टेक्स्ट को कॉलम में कर दिया, और यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, सेव किया, और हमारा व्यू क्या होगा, हमारे 2-3-4 टेक्स्ट आ गए होंगे जो ये, सही है। अब मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ कि ना इसको क्या करते हैं हम ना, इसको सेंटर में कर देते हैं। अभी तक हमारा जो पहले काम चलता था वैसे ही जा रहा है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि यार ऑल ओके, मैं इसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, वो सेंटर हो जाएंगे सारे यहाँ पे। अब सीन बेसिकली ये है कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, आप ऐसी डायरेक्ट टेक्स्ट विजिट दे दो, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं एक ऐप बार भी ऐड करता हूँ, ठीक है।
ऐप बार ऐड करता हूँ, ऐप बार। अब लेट्स सपोज ऐप बार, ठीक है। और अब ऐप बार के अंदर हम ऐड करते हैं लेट्स सपोज टाइटल, और वो भी एक टेक्स्ट है, सही है। और ये हमारा इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज डेमो कस्टम, और यहाँ पे मैं इसको कलर देना है, मैं फिर क्या दूंगा कलर, तो सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कलर, तो मैं यहाँ पे दूंगा कलर्स डॉट रेड। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो ये होता है, जो हम बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपको कहूँ यार ऐसा डिज़ाइन आप ऐप बार लगाओगे, ये करो ये करो ये करो, मगर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब ये हमारी कस्टम विजिट नहीं है। अब जितने भी कोड देखोगे अच्छे से अच्छे डेवलपर के, वो ऐसे कोड कोई भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कोड है। ये जब आप सीख रहे होते हो, जब आपको इसकी ज़रूरत होती है, बट जब आप सीख चुके होते हो तब आपने ऐसे नहीं काम करना होता। अब इसी चीज़ को मैं प्रोफेशनल तरीके से करूँगा, यही चीज़ को, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से फ़र्क है कोड के अंदर, कोड क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी। सबसे पहले देखो, आपने पूरी ऐप के अंदर टेक्स्ट तो यूज़ करने, टेक्स्ट, चाहे वो ये टेक्स्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे कोई भी टेक्स्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, एक विजिट में जाऊँगा और यहाँ पे आके एक क्लास बना लूँगा, स्टेटलेस क्लास, सही है। उसको स्टेटलेस क्लास को दूंगा नाम कस्टम टेक्स्ट, कस्टम टेक्स्ट आपकी मर्ज़ी का हो सकता है, माई टेक्स्ट कह सकते हो, अपनी मर्ज़ी से किसी ने भी कोई कस्टम विजिट बनाई हो सकती है टेक्स्ट विजिट के लिए। मैं कह देता हूँ चलो इसको कस्टम टेक्स्ट, यही सही है, सही है। कस्टम टेक्स्ट क्यों नाम दे रहा हूँ, ताकि पता चल रहा है नाम से ये फ्लटर की कोई विजिट नहीं है, ये मैं अपनी कस्टम के नाम से बनाने जा रहा हूँ। ओके, मैंने ही कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, व्हाट हैपेंड, लाइट गई, ओह माय गॉड, ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, अब मैंने जैसे नॉर्मल हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट विजिट वो लगा दी, सही है, जैसे हम यूज़ करते हैं। अब मैंने कहीं पे भी अपनी फ्लटर ऐप के अंदर टेक्स्ट विजिट यूज़ नहीं करनी, कस्टम टेक्स्ट विजिट यूज़ करनी है। इसके फ़ायदे क्या होंगे वो मैं दिखाता हूँ। फ़ायदे ये होंगे, लेट्स सपोज मैंने इधर दिया ये टेक्स्ट, अब मैं कहता हूँ इसको स्टाइल करो यार। आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे स्टाइल, फिर लिखोगे टेक्स्ट स्टाइल, तो कितना बड़ा पहले वर्ड लिख रहे हो, टेक्स्ट स्टाइल, फिर टेक्स्ट स्टाइल, पीछे वाला बंद कर दो। अच्छा, फिर मैं लिखूँगा टेक्सटाइल, फिर मैं क्या करूँगा, इसमें कलर देना, मैं दूँगा कलर, फिर मैं दूँगा कलर्स डॉट रेड, फिर मैं उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ देना होगा, फिर याद रखूँगा मैं टेक्सटाइल के अंदर हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन जाती है, मतलब आपकी काम की स्पीड को स्लो कर रहा है। कस्टम विजिट इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। वेरिएबल करते आप एक ही क्लास के अंदर सारी लॉजिक लिख रहे होगे। वेरिएबल क्या होता है, एक पार्ट ऑफ लॉजिक है, और पार्ट ऑफ लॉजिक हमेशा कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं। तो फिर आप अगर असल फ्लो फॉलो कर रहे हो, आप सारा काम कंट्रोलर में रखोगे, सारे वेरिएबल्स कंट्रोलर में रखोगे अच्छी अप्रोच के लिए। अगर इसमें रखोगे तो फिर एमवीसी पैटर्न तो फॉलो होगा ही नहीं। आपने आप रख सकते हो यार, करने का तो ये भी तरीका है कर, मैं बता रहा हूँ अच्छी प्रैक्टिस। आप एक इसके अंदर वेरिएबल्स भी बना दोगे, काम तो चलेगा, काम तो ऐसे भी चल रहा है, बट अच्छी प्रैक्टिस ये है, अगर आपने वेरिएबल को लॉजिक, बिजनेस लॉजिक लिखनी है, वो हमेशा कंट्रोलर में लिखनी है। अब इसे सही है, पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते थे ठीक है ऑल गोइंग गुड, ओके, कोड क्वालिटी 0, बट अब कोड क्वालिटी अगर हमने मेंटेन करनी है तो अब हमें ये काम करने पड़ेंगे। हमने एहतियात रखनी है कि हमने कोई भी ऐसे फंक्शंस, एक्स्ट्रा फंक्शंस, कोई लूप, ऐसी चीज़ें हमने अपनी उसके अंदर नहीं रखनी। ओके ओके ओके, मैंने कहा लेट्स सपोज एक टेक्स्ट है, उसका कलर कर दो रेड। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, उसका कलर रेड किया। अब क्या होगा, ये रेड हो गया। अब मैंने कहा यार इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर दो। अब कितनी बड़ी हेक्टिक है, मुझे पहले देखना पड़ रहा है कि मैं सही ब्रैकेट में हूँ, फिर मैं फ़ॉन्ट साइज़ ऐड कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली बड़ा मुश्किल हो गया काम इसको समझने में। इसके लिए मैं कस्टम विजिट लगाने जा रहा हूँ। मैंने क्या करना है, ये एक दफ़ा की मेहनत होगी कस्टम विजिट की। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, मैंने क्या करना होगा, जितने भी वेरिएबल्स मुझे टेक्स्ट विजिट के अंदर चाहिए होते हैं, लेट्स सपोज मुझे टेक्स्ट विजिट के अंदर एक क्या फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए होता है, कलर चाहिए होता है, और क्या क्या चाहिए होता है, वेट चाहिए होता है, जितनी भी मुझे प्रॉपर्टीज़ कॉमन है, जो मुझे पता है, मुझे याद है, जो मैं यूज़ करता हूँ, उन सबको मैंने यहाँ पे बना लेना। एक तरीका तो ये आप सारी मैनुअली खुद बनाओ। लेट्स सपोज मैं बनाना शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे क्या कहते हैं ना, फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़, सही है।
एक मुझे और चाहिए फॉन्ट, लेट्स सपोज वेट। ओके, अभी मैं 2 बनाता हूँ, ठीक है। अब आपने बना दी, उसके बाद मैंने इधर ही कस्टम विजिट के अंदर इसको कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करना होता है। कंस्ट्रक्टर मतलब जो आपकी क्लास का नेम है, उसी नेम का आपका एक फंक्शन होता है, उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इस टाइम मेरी क्लास का नेम है कस्टम टेक्स्ट, तो मैंने लिखा कस्टम टेक्स्ट और इसके अंदर लिख दिया दिस डॉट फॉन्ट साइज और उसके अंदर लिख दिया दिस डॉट फॉन्ट वेट। ओके, ऑल ओके, सही है। जो भी फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट आ रहा होगा, बट एक चीज़ और हमें चाहिए, हमारा टेक्स्ट चाहिए या हमारा मेन टेक्स्ट जो किसी भी टेक्स्ट विजिट को चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली वो सारे पैरामीटर्स होंगे या सारे वेरिएबल्स होंगे जो एक टेक्स्ट विजिट को हमें देने होंगे, हमारी कस्टम विजिट को हमें देने होंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट रख दिया, एक फॉन्ट साइज, एक वेट रख दिया। इन तीनों को रख के मैंने यहाँ पे दिस डॉट करके उनको इनिशियलाइज कर दिया, दिस डॉट टेक्स्ट। नहीं, दिस डॉट बेसिकली क्या करेगा, जब भी हम हाँ दिस बेसिकली रेफर कर रहा है इस वेरिएबल को, दिस डॉट टेक्स्ट वो कह रहा है इसको, दिस इसको। बट क्या होगा जब हम इसको यूज़ करेंगे ना कस्टम टेक्स्ट को, तो वो क्या करेगा, जो वैल्यू हम उस टाइम टेक्स्ट विजिट इस टेक्स्ट को फॉन्ट वेट को देंगे, वो उसको अंदर असाइन कर देगा। दिस बेसिकली ऑटो असाइन करेगा वैल्यू उसके। हाँ, मैंने अभी तक कोई वो नहीं किया उसको दूसरे डिक्लेयर कर दी है, इनिशियलाइज नहीं किए, इनिशियलाइज नहीं किया हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। डिक्लेयर हम इनिशियलाइज उधर ही करेंगे जहाँ पे यूज़ करेंगे। यस ब्रो, हाउ आर यू? ओके ओके, अच्छा अभी मैं और कोड को थोड़ा सिंपल करता हूँ। मैं सिर्फ 2 चीज़ें रखता हूँ, फॉन्ट साइज़ और एक उसको टेक्स्ट को, सही है। मैंने क्या किया है, कस्टम विजिट बनाई है, एक क्लास बनाई है सिंपल, उसको स्टेटलेस बनाया। स्टेटलेस नहीं बनाया क्योंकि अभी हमें स्टेट की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम बार बार क्यों स्टेटफुल के चक्कर में जाएंगे, हमें पता है हमें ज़रूरत ही नहीं है। स्टेटलेस क्लास बनाई है, उसके बाद मैंने 2 इसके अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं, एक टेक्स्ट और एक फॉन्ट साइज़। अभी मैं ये सोच रहा हूँ मेरा कस्टम टेक्स्ट जो उनसे वो 2 ही चीज़ें लेगा, एक क्या लेगा टेक्स्ट और एक लेगा फॉन्ट साइज़। मैंने इसी तरह से क्या किया, दोनों को क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवाना चाहा है। जब भी कोई भी मेरी कस्टम विजिट को यूज़ करेगा, वो ये 2 चीज़ें पास करेगा, एक टेक्स्ट एक फॉन्ट साइज़। वो क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसके अंदर वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज हो जाएंगी, सही है। उसके बाद क्या होगा, मैंने नीचे यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, फिर यहाँ पे हम जब भी यूज़ करते हैं स्टाइल लिखते हैं, टेक्स्ट स्टाइल लिखते हैं। टेक्स्ट स्टाइल के बाद हम लिखते हैं हमारा फॉन्ट साइज़। तो मैं यही कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज़, ये फॉन्ट साइज़ जो हमारी इसका होता है, और ये वेरिएबल जो मैंने अपना बनाया, सही है। और मैंने इसको यहाँ पे दे दी। इधर तक कोई इशू तो बताओगे? ओके, आप बताओ क्या करना है। क्योंकि वेरिएबल जो उनसा होता है ना, डायरेक्ट कैसे एक्सेस करोगे। जब भी कंस्ट्रक्टर में आपने कोई वैल्यू किसी भी क्लास के थ्रू कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू भेज दो, यहाँ पे क्यों डिक्लेयर कर, यहाँ पे तो कैसे एक्सेस करोगे किसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। लेट्स सपोज मैंने टेक्स्ट भेजा है, वो आपने टेक्स्ट यहाँ पे शो कराना है, आपको किस में आएगा? अगर हम इसको डिक्लेयर ना कर देते हैं वैसे ही इसको आगे कोड के अंदर यूज कर रहे हैं, आप इसको इस तरह यूज करेंगे, टेक्स्ट यूज करेंगे, स्टाइल यूज करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल यूज करेंगे, सारा कुछ आपने दोबारा लिखना जैसे हम लिखते हैं। डेक्लेरेशन का क्या फायदा है? हालांकि डेक्लेरेशन जो मुझे समझ आई थी उसका फायदा ये होता है कि इट मेक्स योर कोड फास्ट, क्लियर एंड यूजफुल। यहाँ पर भी अगर आपको सारी चीज़ों को दोबारा ही लिखना है, तो ये एक दफ़ा लिख रहा हूँ ना, आप ये पेज एक्चुअली बना रहे हैं, एक बना रहा हूँ ना। अब यूज़ जब करूँगा तो मैं ये टेक्स्ट स्टाइल तो नहीं लिखूँगा, स्टाइल तो नहीं लिखूँगा, मैं तो सिर्फ ये 3 पैटर्न दूंगा या 2 पैटर्न दूंगा, मेरा काम होगा। मतलब ये 1 टाइम बनरी है, कस्टम बना रहे हैं। और दूसरी बात, कस्टम विजिट का फ़ायदा ये होता है, ये रीयूजेबल होती है, इसको हम कहीं पे भी रीयूजेबल कर सकते हैं। ये बार बार हमें तो नहीं टेक्स्ट स्टाइल लिखना होगा, ये 1 टाइम लिख रहे हैं, एक दफ़े ही होगा। अब आप पूरी इसमें देखोगे, हम ये स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम कस्टम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे और हमारा काम हो रहा होगा। ओके, मैंने क्या किया है, सिर्फ एक स्टेटलेस क्लास बनाई है, उसके अंदर क्या किया, उसका नाम दिया कस्टम टेक्स्ट, अपनी मर्ज़ी से
2 वेरिएबल बनाए हैं। मुझे ये लगा है कि अभी मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है ताकि कोड ज़रा सिंपल रहे अभी, ठीक है। एक मैंने भेजा टेक्स्ट, दूसरा मैंने भेजा इसमें फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। दोनों को कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पास किया ताकि जब भी मैं इसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा, जब भी यूज़ करूँगा, तो जो वैल्यू आएगी वो इनके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी उसी टाइम। और मैंने इनको डायरेक्ट जैसे हम नीचे यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ। इधर तक कोई अभी तक गड़बड़, कोई इशू? हाँ, क्या नहीं सर? ओके ओके। कस्टम विजिट बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक हम यहाँ पे फंक्शन भी बना सकते थे, इधर हम फंक्शन बना सकते थे, उसके थ्रू रिटर्न कर सकते थे। वो क्लास के अंदर हो सकता है, नीचे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता था। बट फ्लटर जो सी है ना, फ्लटर के अंदर सब कुछ विजिट है। एवरीथिंग इन फ्लटर इज़ अ विजिट। विजिट मतलब होता है क्लास। तो अच्छी अप्रोच होती है आप वही चीज़ें क्लास के थ्रू बनाओ, मतलब आप क्लासेस यूज़ करो। और पहले जो आप कर रहे थे ना, वो कस्टम विजिट सेम क्लास में कर रहे थे। अगर आपको पता है एक चीज़ एक ही फाइल में यूज़ होनी है तो आप उसको वहीं पे बनाओ। मगर आपको ये पता है कस्टम टेक्स्ट पूरी ऐप में यूज़ होना है तो आप उसको ग्लोबल बनाओ किसी फाइल में। हाँ हाँ, इसको मतलब आप यहाँ पे बनाओ। अच्छी अप्रोच है जो आपको पता है कि आपने अगर कोई चीज़ 2-3 जगह भी यूज़ करनी है ना, तो आप उसको एक फ़ाइल में बनाओ, अलग फ़ाइल में, ताकि आप उसको वहाँ से इंपोर्ट कर सको। बट अगर आपने एक चीज़ 2 जगह पे नहीं, एक जगह पे यूज़ करनी है, आप उसी क्लास में बना लो, चलेगा, नो इशू। ओके, अच्छी प्रैक्टिस में अब चला रहा हूँ। आपने पता नहीं पहले एक ही में बनाया, 2 में बनाया, बट अच्छा ये है कि आप यहाँ पे बनाओ, सही है। ओके, इधर तक कोई इशू? एनीथिंग? ओके, ऑल गोइंग गुड। आप ये जो कस्टम क्लास बनाई है ना, इसको स्टेटफुल भी बना सकते हो, मगर देखो एक एक्स्ट्रा क्लासेस आ जाएंगी। फिर आपने स्टेटफुल के अंदर एक चीज़ होती है, आपको मैं दिखाता हूँ करके, ये कि अब मैं इसको स्टेटफुल में कन्वर्ट करता हूँ। जितने भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, उनको विजिट डॉट करके लिखना होता है, विजिट डॉट टेक्स्ट, विजिट डॉट फॉन्ट साइज़। तो ये एक्स्ट्रा हेडेक बढ़ रही है। और दूसरी बात, स्टेटफुल क्लास की ज़रूरत ही जब होती है जब बीच में सेट स्टेट वगैरह लगानी है। इधर तो हमने कोई सेट स्टेट लगानी है, तो अच्छा है कि आप बनाओ सिंपल स्टेटलेस क्लास। स्टेटफुल बनाओगे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट एक्स्ट्रा कोड एक आ गया और क्या। अगर इसके अंदर स्टेट चेंज करनी है, आपने सेट स्टेट लगाई हुई है कहीं, तो आपको स्टेटफुल बनानी, सही है। ओके, एनीथिंग? ये कस्टम विजिट ग्लोबल ही है। फ्लटर जो सी है ना, इसके अंदर आप कोई भी फाइल के अंदर कोई भी वेरिएबल या फंक्शन बनाते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल होता है। सिर्फ दूसरी फाइल को इंपोर्ट करना होता है उसको, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल होता है। बट रिएक्ट वगैरह के अंदर ऐसा नहीं होता। आप जो भी फाइल को बनाओगे, जो भी वेरिएबल फंक्शन बनाओगे, उसको आपको एक्सपोर्ट करना होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। इसमें देखो आपने क्लास बना दी है, अब मैं दूसरी क्लास में जाकर यूज़ करने की कोशिश करूँगा, मैंने सिर्फ इंपोर्ट करना है उसको, सही है। ओके, एनीथिंग? ऑल ओके, चलो आगे। हाँ, दिखा रहा जा रहा हूँ, मैंने यहाँ तक सेव कर दिया। अब मैंने ये एक काम ऊपर किया हुआ है, टेक्स्ट ये टेस्टिंग लिखा है, फिर उसको स्टाइल दिया है, कलर दिया है। कलर चलो कलर अभी रहने दो, मैं उतना ही रखता हूँ जितना मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज लेट्स सपोज 100 दिया है। अब यही काम मैं नीचे वाली को कस्टम विजिट से करने जा रहा हूँ। इसको मैं उड़ा देता हूँ, ये वाली इधर मैंने लेट्स सपोज उड़ाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा कस्टम टेक्स्ट, जो मैंने क्लास का नाम रखा था। अब अगर मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो ये एरर होगा। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से गया, वो कहता है कि आपने इसको इंपोर्ट करना है विजिट्स के अंदर से। मैंने कहा हाँ भाई, इसे इंपोर्ट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया कस्टम टेक्स्ट। पहले तो हमारा देखो काम अभी ऊपर हुआ हुआ इतना। अब मैंने यहाँ पे लिखना है, अभी हमने जो बनाया है, वो जो हमने बनाए इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अभी हमने ऑर्डर को आगे पीछे नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पैरामीटर पास किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट्स सपोज टेस्टिंग, और दूसरी मैंने वैल्यू क्या दी हुई है फ़ॉन्ट साइज़, और दूसरी मैंने चीज़ देनी है लेट्स सपोज 100, डेट्स इट। अब मेरा जो सा है वो कस्टम विजिट के अंदर एक टेक्स्ट गया है और दूसरा उसका फ़ॉन्ट साइज़ गया है। पहले आप इतनी लाइन लिख रहे थे, अब इतनी होगी, ठीक है। सेव करता हूँ, दोनों काम एक जैसे ही करेंगे, कोई इशू नहीं होगा दोनों में। देखो पहला वाला आपका डायरेक्ट आ रहा है, दूसरा कस्टम से आ रहा है। देखो सिर्फ फ़र्क यही है। इधर मैं लेट्स सपोज कस्टम कर देता हूँ, सेव करता हूँ। पहला आपका डायरेक्ट आ रहा है, दूसरा आपका कस्टम से आ रहा है। फ़र्क कोई नज़र नहीं आ रहा, मगर देखो हमारा कोड लिखने में थोड़ी वो आ गई है, क्लीन हो गया, और कोई बंदा देख के समझ पा रहा है कस्टम। आपने ये बार बार एक हेडेक लिखना छोड़ दी, सही है, सही है। ये अभी सबसे बैड अप्रोच है इसकी भी, अभी मैं अच्छी पे जाऊँगा एक एक करके। कौन सा
मैंने तो नहीं किया कुछ। कस्टम टेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट कौन सा? ये हाँ, ये पैरामीटर है इसमें। तो मैंने बस इसको पैरामीटर पास किए तो ये चल गए। और इस ये देखो ना, जब मैंने इसको पास किए हैं, पहला एक टेक्स्ट है, दूसरा एक क्या है, ये है, और जैसे ये गया यहाँ पे इसने कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास हुई है, कंस्ट्रक्टर ने इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे यूज़ कर लिया। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं जाऊँगा, ये दोनों भी रिक्वायर्ड है, ये दोनों रिक्वायर्ड है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं नहीं दूंगा तो वो नल आ जाएगा, नल के थ्रू एरर होगा। लेट्स सपोज मैं 100 नहीं देता, 100 नहीं देता, ठीक है, पहले तो एरर आ रहा है, मैं कहता हूँ वे जाएगा ही नहीं आगे। अब अगर दूसरी बात ये, अगर मैंने नल भेज भी दिया ना, तो फ़ॉन्ट साइज़, अगर फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दूंगा तो वो तो एरर आ जाएगा। मतलब आपने फ़ॉन्ट साइज़ में नल लिख दिया तो आपका कस्टम विजिट चलेगी कैसे? आपकी अपनी विजिट नहीं चलेगी। ये देखो, मैं इसको भी छोड़ता हूँ, यहाँ पे आप 100 की जगह नल लिख दो ऐसे, वहाँ पे बेसिकली नल जाएगा, तो वहाँ पे एरर आ सकता है क्योंकि आप फ़ॉन्ट साइज़ नल भेज रहे हो, नल तो कोई नंबर नहीं है ना। ओके ओके, इधर तक कोई इशू अभी तक आई कि गई? हाँ बोलो। उसमें भी जो फाइल है, हाँ हम जो अपनी बैड बोल रहा हूँ उसमें भी जो फाइल है उसमें आपने विजिट की क्लास कोड किए पहले, उसका कंस्ट्रक्टर हाँ। कॉल करके उसको इनिशियलाइज करा। ये बेसिकली मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है कि आप हर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हुआ है और यही रीयूजेबल कोड है और यही इसको फास्ट बना रहा है एज कम्पेयर इसके। क्योंकि देखो ना, जब भी हम टेक्स्ट विजिट यूज़ करते हैं, पहले जाके वो टेक्स्ट विजिट क्रिएट होती है, फिर उसके अंदर स्टाइल क्रिएट होती है। बट अभी कस्टम टेक्स्ट ने एक दफ़ा ये कर चुका है, पूरी फ्लटर ने एक दफ़ा इसको रन कर दिया। अब मैं सिर्फ इस लाइन को 3-4 दफ़ा यूज़ करूँगा और मेरा काम होगा। अब देखो, पहले क्या हो रहा था, मैंने इनको स्टाइलिंग करनी थी, मैं इतनी लंबी लाइन लिख रहा था, अब सिर्फ एक 100 पास कर रहा हूँ, वो फ़ॉन्ट साइज़ भी लगा। सही है। तो कस्टम विजिट का पहला फ़ायदा हमें पता चला कि इससे हमारा कोड जो उनसा वो क्लीन हो गया थोड़ा एज़ कम्पेयर पहले। ओके, हाँ, ये अच्छी अप्रोच नहीं है ना। ऑर्डर को भी हम ख़त्म करेंगे। ऑर्डर ये भी सिर्फ कोड हुआ है रिड्यूस, अभी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि अब मुझे तो नहीं पता ना कि पहला ये है दूसरा ये है। अभी तो हमने टेक्स्ट विजिट की सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ की हैं, कल को 1000 होंगी। टेक्स्ट विजिट के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो फ़ॉन्ट वेट होता है, कलर होता है। अब कब तक मैं 1 2 3 करता रहूँगा? ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा, मुझे इसको ऑर्डर के ऊपर नहीं रखना। मैं क्या करूँगा, इन सारों को ना ये इनको कर्ली ब्रेस में कर दूँगा। जितने मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर है ना, उन सबको मैंने कर्ली ब्रेसेस में कर दिया। अब इसका मुझे फ़ायदा जो होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। वो क्या नज़र आएगा, जब मैं लिखना शुरू करूँगा ना, वो मुझे, मैं इस पर माउस लेके जाऊँगा, वो कहेगा इसको 2 चीज़ें चाहिए, एक टेक्स्ट और दूसरा एक फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं इधर लिखता हूँ टी, तो मुझे कहता है टेक्स्ट दो। अब मैं ऑर्डर आगे पीछे कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ टेक्स्ट लेट्स पुट कस्टम, सही है। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ तो वो कहता है फ़ॉन्ट साइज़ दो। मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स पुट 100। अब देखो, अब मुझे ऑर्डर आगे पीछे का भी रोला नहीं, सिर्फ मैंने उसको कर्ली ब्रेसेस में रैप कर दी। आई कि गई? हाँ हाँ क्वेश्चन है हाँ। आपकी स्केल प्रॉपर्टी को कॉल करें, कौन सी? टेक्स्ट और फॉन्ट। ये वाली? ये आ रही है यहाँ से, ये वेरिएबल। जब हमने इससे पहले जब इसको कर्ली ब्रैकेट नहीं किया था, जब राउंड ब्रैकेट, तो आपने सिर्फ स्ट्रिंग पास किया था और एक इंटीजर पास किया था। इंटीजर पास किया। अब आप दोबारा प्रॉपर्टी भी कॉल करेंगे। अब यही तो फ़र्क है, यही तो इस कर्ली ब्रेसेस को बता रहा है कि ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उसको कैसे पता कि ऑर्डर, तो पहले तो वो काम चल रहा था। ये देखो, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, मैं टेक्स्ट विजिट में पहले दे देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं पहले टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज़ दे रहा हूँ, दूसरे पे मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं आएगा, सब वर्किंग फ़ाइन होगा। हाँ, अभी ऑप्शनल भी करूँगा, जाऊँगा आहिस्ते आहिस्ते, डोंट वरी। अभी इस टाइम अगर मैं नहीं भी भेजूँगा ना, ये देखो, अभी इस टाइम ये फ़ॉन्ट साइज़ है ना, मैं नहीं भेजता, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एरर भी नहीं देगा। सेव करता हूँ, वहाँ पे नल जाएगा, वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ नल जाएगा। अब देखो, फ़ॉन्ट साइज़ लगा ही नहीं है, इसको नल गया, फ़ॉन्ट साइज़ नहीं लगा। तो अब हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब सम टाइम फ़ॉन्ट साइज़ हमने डिफ़ॉल्ट ऐप का जो होता है वो यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके
इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे इक्वल डाल के फिर 20, मतलब कि जब मैं फ़ॉन्ट साइज़ ना दूँ तो आप क्या करना, डिफ़ॉल्ट 20 ले लेना सारों के लिए। जब मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा तो वो लेना, अदरवाइज़ 20 लेना। अब ऑप्शनल सही हो गया। देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको नहीं यूज़ करूँगा तो वो 20 लेगा, और देखो 20 ये यूज़ कर रहा है। और अगर मैं इसको कहता हूँ नहीं भाई ये जो कस्टम है ना इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ ना दे दो यार, थोड़ा ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ कर दो इसको 100। अब देखो पहले उसको 20 डिफ़ॉल्ट जा रहा था और उसको अब जा रहा है 100। अब वो प्योरिटी ले रहा है पैरामीटर की। अब इसी तरह से मैं एक इसको 5 भी कर सकते हैं। जितनी चाहिए आप करो। जब आपने दे दी तो वो लेगा जो आपने दी है, जब आप नहीं दोगे तो वो उसको ऑप्शनल में जो हमने वो पास किया वो उसको लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिया सेकंड लेट सपोज करके, एक सेकंड सही, ओ सॉरी टेक्स्ट लिखना था, टेक्स्ट कॉलन और ये। अब देखो मैंने इस सेकंड वाले को भी कस्टम विजेट यूज़ किया, मगर फ़ॉन्ट साइज़ वो दिया जो नॉर्मल ऐप का होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट 14 होता है 15 होता है, मैंने वो दिया हुआ। सही है। तो अब देखो हमारा जो सा ये सेकंड वाले को बाय डिफ़ॉल्ट 20 लग रहा है जो मैंने दिया हुआ है, और ऊपर वाले को मैंने खुद फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने की कोशिश किया वो लग रहा है। अब हमारा पहला तो ऑर्डर इशू ख़त्म हुआ, दूसरा हमारा इशू क्या ख़त्म हुआ, हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पता चल गई। डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जिसको नहीं देंगे वो लेगा जो हमने वहाँ दी होगी, जो दे देंगे तो वो लेगा प्योरिटी। हाँ एनीथिंग कम ऑन। टेक्स्ट लाजमी नहीं, हाँ अब सही है। अब देखो हाँ सही है। अब मैंने कहा कि यार कोई टेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट यूज़ करने जा रहा है, इसका मतलब टेक्स्ट तो उसको ज़रूर चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, दिस से पहले जो वर्ड्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे ऐड डाल के मैं लिख दूँगा रिक्वायर्ड, दैट्स इट। अब देखो अगर मैं कोई भी कस्टम टेक्स्ट यूज़ करता हूँ और उसमें टेक्स्ट ही नहीं देता तो एरर होगा, इसमें एरर होगा, मतलब वो कहेगा कि मुझे रिक्वायर्ड है। अरे नहीं यार टेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड, अगर लिखा आ रहा है द पैरामीटर टेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब उसको जो सा है वो टेक्स्ट चाहिए, अब वो रिक्वायर्ड है, मतलब वो मुझे देना पड़ेगा। ऑल ओके। हाँ बताओ। अब ये कस्टम विजेट का कंसेप्ट सारा यही है, हमने इसी तरह से बनाना होता है। एक अपना डिज़ाइन बना के हमने रखना होता है अपनी यहाँ पे, और उसको पैरामीटर पास कर देने होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होती है ऊपर दे देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। अब कस्टम विजेट आप खुद भी बना सकते हो सारी, बट ये बनाना काफ़ी एफर्ट वाला काम है। आपको पता होना चाहिए फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना, फ़ॉन्ट वेट यूज़ करना है, फिर कलर देना है, डिफ़ॉल्ट कलर क्या देना है, फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट क्या कलर देना है। तो ये करने के लिए आपको तो एक तरीका ही आप सारे खुद बनाओ। सही है। एक तरीका होता है कि आप किसी चैट जीपीटी से लिखवा लो, क्योंकि हमें पूरा कस्टम टेक्स्ट यूज़ करना है, उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको हम अपनी मर्ज़ी से ट्यूनिंग कर देंगे और बेसिक स्ट्रक्चर उससे लिखवा लेंगे। काम यही होगा जो हम कर रहे हैं। सही है। ओके मैं अब जाता हूँ ज़रा जीपीटी के पास, उसे कहता हूँ कि यार मैं एक कस्टम टेक्स्ट विजेट लिखवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और चैट जीपीटी का तो पता है ना सबको, है ना। ओके तो मैं इसके पास गया, मैंने उसे कहा सॉरी लॉग इन, क्या दी जा रहा दही जाओ पजल करो सॉल्व। वो शक कर रहा है बोर्ड बनाया हुआ है, एक सिस्टम पे एक मेल पे बनाओ ना, दो पे ना बनाओ। चलो इसके बाद दिखाओ ज़रा। और ये एक दफ़ा आपने बनाने होते हैं, आपने एक ऐप में अपनी कस्टम टेक्स्ट बना ली है, अब दूसरी ऐप में जाओगे उसको कॉपी करके ले जाओ और उसको यूज़ करो। कम ऑन। क्या हुआ? अब इसका फंक्शन का ऑन प्रेस होगा, वो भी पैरामीटर से भेजेंगे हम, वो मैं भेजने जा रहा हूँ। मैं भी इसको थोड़ा और प्यारा करूँ कस्टम में। जब तक हम एक बटन बना लेते हैं, इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक कस्टम बटन बनाता हूँ, एक स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ और इसको कहता हूँ कि ना लेट्स सपोज कस्टम बटन। आपकी ऐप के अंदर क्या कहते हैं, कोई बटन तो होगा जो थोड़ा प्यारा सा बना होगा। अब आप
बाय डिफॉल्ट है, कौन सा मुश्किल है। ये लो एक रुको मैं एक वो बना लेता हूँ, ये बटन उसके अंदर करके दिखाता हूँ। मैंने एक बनाया कंटेनर, उसके अंदर एक बनाई रो, उसके अंदर एक बनाई रो, उसके अंदर एक बना दिया चिल्ड्रन, उस चिल्ड्रन के अंदर मैंने एक आइकन देना, आइकन जो मैं अभी पैरामीटर से भेजूँगा, सही है। और उसके बाद एक उसके अंदर बना लेंगे चाइल्ड में इसका एक कस्टम टेक्स्ट, आपकी मर्ज़ी, आप इधर टेक्स्ट यूज़ कर लो या उसके अंदर भी आप कस्टम टेक्स्ट यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि कस्टम के अंदर आपने कस्टम कोई कंपोनेंट यूज़ कर लो, मर्ज़ी है, सही है। उसके बाद मैंने कहा कि वो टेक्स्ट देना जो ऊपर से आपको टेक्स्ट आएगा। अब इस क्लास को नहीं पता कि क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट्स सपोज इधर डिक्लेयर किया कि एक आपको टेक्स्ट आएगा, एक आपको आइकॉन आएगा, सही है। ये आपको दो चीज़ें आएंगी। उसके बाद मैंने कहा कि कस्टम जो सा आपका है ना बटन, इसके अंदर आप क्या करो, दिस डॉट आइकन ले लो और दिस डॉट टेक्स्ट ले लो, सही है। और ये सिंपल आपने अभी बना रहे। उसके बाद मैं अब इसको यहाँ पे स्टाइल करूँगा सारा, लेता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कलर भी दे दिया, यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन, और यहाँ पे मैंने कहा कि लेट्स सपोज इसका कलर, ये कलर एक वेरिएबल आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके ना इसकी डेकोरेशन दी बॉक्स। अगर आपने बटन लगाना होगा, आप ये सारा काम हर बटन पे करोगे, अभी एक दफ़ा ही काम हो रहा है, सही है। फिर बटन की आपने डेकोरेशन देने के बाद क्या करना है, डेकोरेशन के बाद इसके अंदर कलर देना है। आपने कलर वो देना जो आपने वेरिएबल बनाया, दिस वन, ये जो ऊपर से आएगा, सही है। अब लेट्स सपोज यूज़र ने कलर ही नहीं भेजा, दिस डॉट कलर ऐसे करके आप दोगे, सही है। अब लेट्स सपोज यूज़र ने कलर ही नहीं भेजा, तो वो कलर ले जो डिफ़ॉल्ट ऐप का होगा। अब वो ऐप बनाने के लिए मैं जाऊँगा यूटिल्स में जाके एक फ़ाइल बनाऊँगा, उसका नाम दे दूँगा constants डॉट डार्ट तो वह आप पूरी मटेरियल ऐप से चेंज कर दो, सारे बटन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक कलर्स की क्लास बना रहा हूँ ताकि पूरी ऐप में कलर यूज़ हो। मैं कहूँगा माई कलर्स, ठीक है, ये क्लास होगी, इसके अंदर एक स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक मेंबर का तो पता है ना किसी को, कोई बता सके, किसी में हिम्मत हो, स्टैटिक मेंबर वो तो कॉन्स्ट होता है, अच्छा। और कोई एनीवन, वो तो किसी के थ्रू भी हो सकता है। ये ले नॉर्मल वेरिएबल भी तो यही होता है, हम न्यू वैल्यू साइन करते नहीं। कैसे, हाउ नहीं, ये कोई अच्छी रीज़न नहीं है ना, नहीं वो प्राइवेट होता है। हाँ एनीवन, ओके मैं सिंपल करता हूँ, मैं एक कॉन्स्ट बनाता हूँ। कॉन्स्ट का मतलब होता है चेंज नहीं हो सकता। किसी भी पॉइंट पे आप अगर कोशिश कर रहे हो पूरी ऐप का थीम चेंज करने की, तो इसे कॉन्स्ट ना रखो। मैं कहता हूँ नहीं भाई, पूरी ऐप जैसे व्हाट्सएप है उसका प्राइमरी कलर ग्रीन टाइप है, वो ग्रीन ही है, सही है। मैं कहता हूँ कि ना एक वेरिएबल है, उसका नाम है प्राइमरी और उसको कह दो आप, इसके अंदर पड़ा हुआ है कलर्स डॉट रेड, लेट्स सपोज। अभी मैंने मटेरियल ऐप इंपोर्ट नहीं किया, तो मटेरियल ऐप को मैंने इंपोर्ट कर लिया, सही है। तो मेरा ये जो सा कलर है वो बन गया। एक मिनट, ये हाँ तो तुमने रखा किसमें था मटेरियल ऐप, तो इधर रखेंगे हम। अभी करेगा। लेट्स सपोज मैंने कि वेरिएबल बनाया,
और मैं इसको कस्टम विजिट के अंदर ना यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहा, है ना। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई इक्वल लगाओ और एक माई कलर की क्लास है, माई कलर्स की, सही है। उसके अंदर से ना एक वेरिएबल उठा लो जो है प्राइमरी का। अब उसको नहीं पता चल रहा कि प्राइमरी इसके अंदर कुछ पड़ा, मैं यहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट ऐड करके डॉट लगाऊंगा तब पता चल जाएगा, तब उसको पता चल जाएगा हाँ भाई इसके अंदर कोई प्राइमरी कलर आ रहा है। मगर इशू ये है कि इशू ये क्या है, एक मिनट मैंने ऊपर कौन तो नहीं करा हुआ, रुको। एक तरीका और भी है ये कि मैं इसको ना यहाँ पे इनिशलाइज कर दूँ डिक्लेयर के टाइम। अब ये एरर दे रहा है कि कौन सी ब्रैकेट, ये छोटी, यही तो स्टैटिक ही गेम है सारी। अभी रुको, अभी तो खुलने वाला था, अभी आएगा, अभी आएगा। एक मिनट यार, वो रिक्वायर्ड के चक्कर में क्या है कि द डिफ़ॉल्ट ऑफ द ऑप्शन मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट है, ये सारी स्टैटिक की वजह से आ रहा है। बेसिकली रीज़न ये होती है स्टैटिक की कि इस टाइम जब भी हम कलर यूज़ करेंगे ना, हम कलर की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये कलर की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट का मतलब है कलर की आप क्लास का नेम यूज़ कर रहे हो और आगे ये छोटी ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो, फिर यूज़ कर रहे हो। अब मतलब मैं जब कलर ये बटन यूज़ करूँगा, सबसे पहले बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कस्टम बटन का, फिर उसके बाद कलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर उसमें से एक मेंबर एक्सेस होगा। तो ये हर ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होता है मेमोरी कंज्यूम करता है, ये तो पता होगा। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो मेमोरी जब भी हमेशा क्लास एलोकेट होती है। तो इस टाइम ये मेथड बिल्कुल सही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टैटिक ऐड कर देते हैं, मतलब जो भी क्लास के मेंबर हैं जो हमें पता है जिनको हम डायरेक्ट एक्सेस करें, हम ऐड कर देते हैं स्टैटिक का कीवर्ड लाइक दिस। अब देखो वो कॉन्स भी है क्योंकि स्टैटिक मेंबर कॉन्स, अभी कांस्टेंट क्या करेगा, इनको चेंज नहीं होने देगा। वो स्टैटिक क्या होगा, विदाउट क्लास के ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट हर दफ़ा क्रिएट नहीं होगा, मतलब हर दफ़ा मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अब इसके लिए मैंने क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना होगा, दैट्स इट। मतलब माई कलर डॉट, और वो ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेगा कि भाई ये कुछ इसको देना चाह रहा है, और डेट्स इट। समझ रहे, समझ रहे, आई कि गई? हाँ सॉरी, नहीं तो नहीं समझ रहा। कम ऑन, मतलब ये होता है स्टैटिक मेंबर और नॉर्मल मेंबर के बीच में फ़र्क ये होता है, किसी भी क्लास के अंदर हम जब भी कोई भी मेंबर मतलब वेरिएबल या फंक्शन बनाते हैं, हमें जब भी उस क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करना होता है, हम सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरह से ब्रैकेट लगा के ऐसे करके फिर उसको एक्सेस करते हैं, ये असल तरीका होता है। बट क्या कहते हैं, ये जो कलर है प्राइमरी, ये हम चाह रहे हैं एक दफ़ा ही उसको इनिशियलाइज हो जाए, बार बार हम उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट ना करें उसके सीन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टैटिक कर देते हैं। स्टैटिक के थ्रू क्या होता है, हम उस मेंबर को डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस करते हैं। इसमें किसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन का चक्कर नहीं होता। वन टाइम जब भी एक दफ़ा जब ये कंपाइल हुआ होगा, उसको मेमोरी ऑटोमेटिकली एलोकेट हुई होगी और वो एलोकेटेड मेमोरी यूज़ होगी। हाँ, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा और ना वो जो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होगा, वो डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस होगा, क्लास के नेम से एक्सेस होगा और उसको वन टाइम ही मेमोरी एलोकेट होगी जब वो कंपाइल हुआ होगा। ठीक है, और ये किसी पॉइंट पे चेंजेबल नहीं होगा क्योंकि मैंने कॉन्स्ट किया हुआ, कॉन्स्ट की बार नहीं आएगा। सही है। अच्छा, अब ये हमारा मतलब ना हमें कुछ थोड़ा बहुत आया कि हम किस तरह से क्लास के, देखो मैंने यहाँ पे भी कलर की जगह उसको डिफ़ॉल्ट कलर दिया है, एक बटन में शो कराता हूँ। अच्छा, बटन की अब हाइट विड्थ होती है, हाइट विड्थ करूँगा मैं, करने लगूँ, कस्टम बटन लगाने लगूँ। अब मैंने जो कंटेनर बनाया इसकी हाइट विड्थ होगी, अब मेरे जितने बटन्स होंगे उनकी हाइट में 40 रखूँगा हार्ड कोडेड,
क्योंकि मुझे इसकी हाइट तो नहीं वेरी करनी। अगर हाइट वेरी करनी है तो उसका भी पैरामीटर होगा, सही है। विड्थ जो सी होगी वो चेंज होगी, विड्थ चेंज हो सकती है, वो अकॉर्डिंग हमारी साइज़ की हो सकती है। तो मैं विड्थ वाले के लिए ना विड्थ का एक वेरिएबल बना लूँ, ठीक है। विड्थ में पैरामीटर से भेज दूँगा, जैसे ये भेज रहा हूँ, इधर मैंने कहा विड्थ, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट विड्थ उसको दे दूँगा, जैसे विड्थ दिस डॉट विड्थ, और डिफ़ॉल्ट उसको देता हूँ लेट्स पुट 200, जो डिफ़ॉल्ट जाएगी। अपनी मर्ज़ी से दूंगा तो वो हो जाएगी, सही है। ओके, अब बटन मतलब हमें नज़र आने की शक्ल में होगा जो कुछ होगा। अभी वो सेंटर नहीं होगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ये सेंटर हो गई। उसके बाद लेट्स सी क्या आता है। अब हमने कस्टम बटन को यूज़ करना है। अब अगर असल में आप ये करते तो क्या करते, सारा कोड कॉपी करते, फिर जाके आपका बटन बनता। तो इधर मैंने क्या करना है, अब क्या करना है, सिर्फ लिखना है कस्टम बटन, ठीक है। अब इस बटन को मैंने रिक्वायर्ड कुछ किया नहीं हुआ, मैंने लेट्स सपोज को क्या देना, एक आइकन देना, आइकन। तो मैंने सिर्फ लिखा आइकन्स डॉट ऐड लेट्स सपोज। और क्या देना मैंने इसके अलावा, इसको आई थिंक टेक्स्ट देना, ये टेक्स्ट इसको देता हूँ लेट्स सपोज लॉगिन, ठीक है। कलर अब मैं नहीं दूंगा, वो लेगा। मैं चलो अभी चेक करता हूँ कि आता क्या पहले, बस सेंटर नहीं होंगे आई थिंक। ये हमारा बटन है छोटा सा, सही है। अब इनके भी टेक्स्ट का कलर जो सा वो चेंज हो सकता है। बटन मतलब एक कोई कस्टम बटन बना लिया, आपकी मर्ज़ी थी, आप इसके अंदर बटन बना सकते। एलिवेटेड बटन बनाई थी, मटेरियल बटन बनाई थी, मैंने बेसिकली इस तरह से बना था, तो मैंने एक रोक बना लिया। वो सब कुछ आप अंदर स्टाइलिंग करो ना। वो जो आप बॉक्स डेकोरेशन वगैरह कह रहे हो वो आपको वन टाइम चाहिए, तो आप अंदर हार्ड कोडेड करोगे। वो चीज़ें सिर्फ चेंज करोगे जो मैंने अपने पैरामीटर से कंट्रोल करनी होगी। अब करना क्या चाहती है, तो उसके लिए तुम अपनी कस्टम बनाओगे। उनकी भी कोई ना कोई लिमिटेशंस है। अगर आप उसकी लिमिटेशन तक नहीं पहुंच पा रही, कोई ऐसी शेप बनाना चाह रही हो जो नहीं बन पा रही, तो फिर आप इनको यूज़ करोगे। जो कस्टम आप बनाओगे रो वगैरह, आपने शेप कैसे बनानी, हो सकता है वो हो सकता तो हो जाते हैं बॉर्डर के बटन के। हाँ, एलिवेटेड का तो बटन आप मटेरियल बटन यूज़ करो, मटेरियल बटन को जिस तरह हो जाते हो जाएंगे शेप की प्रॉपर्टी है उसके अंदर। चलो अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने इसका कलर डिफ़ॉल्ट रेड यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, बट मैं चाह रहा हूँ नहीं, मैं इस बटन को अपनी मर्ज़ी से भी कंट्रोल करूँ। तो यहाँ पे मैं कलर की जगह इसको कर दूँगा कलर्स डॉट। अब कलर्स डॉट भी नहीं यूज़ करूँगा, मैं जो भी कलर लूँगा सबसे पहले उसको रजिस्टर करूँगा कॉन्स्टेंट में। हार्ड कोडेड कभी भी कलर्स डॉट नहीं लिखूँगा, सही है, अच्छी अप्रोच के लिए, सही है। मैं यहाँ पे आके एक मेंबर बना लूँगा सेम लाइक दिस। मैंने अगर वाइट कलर बनाना है, ब्लैक कलर बनाना है, सारे ऐसे कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा ब्लैक। अब मैंने सिर्फ इधर लिखना होगा इसको डॉट ब्लैक, लेट्स पुट दिस, सेव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कलर अपनी मर्ज़ी से भेजना है, मैं लिखूँगा माई कलर्स की एक क्लास है, उसके अंदर एक ब्लैक कलर है वो भेज दो। अब क्या होगा, मेरा वो ब्लैक कलर इस बटन पे लग रहा होगा, सही है। अब इसके टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो मेरी मर्ज़ी है, मैं एक और पैरामीटर बना लेता हूँ टेक्स्ट कलर का। मैं यहाँ पे आता हूँ, कहता हूँ एक टेक्स्ट कलर भी आपको मैं भेज सकता हूँ, सही है। वो टेक्स्ट कलर जो सा होगा ना, वो भी क्या कहते हैं आपको भेज सकता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा माई कलर्स डॉट ब्लैक, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक ही होगा, बट जब मैं भेज दूंगा तो वो कलर होगा। कस्टम के अंदर मैंने फ़ॉन्ट साइज़, अब यहाँ पे मैंने कलर भेजना है, तो अब मैंने यहाँ पे कस्टम विजेट के अंदर कलर की प्रॉपर्टी नहीं बनाई, फिर मैं कलर की पहले बना के आऊँगा। इस तरह से सारा काम चलेगा। हाँ, आपने अगर उसको कोई हेक्सा कलर दिया होगा वो एक्से लेगा भी नहीं। अगर आप कलर डॉट रेड ऐसे कलर दोगे तो ले लेगा, बट अगर आपने कोई हेक्सा फॉर्म की कलर दी होगी वो नहीं लेगा। उसके लिए वो ऐसे नहीं लेगा ना, उसकी लिमिटेशन है, वो ऐसे नहीं लेगा। बाकी पूरे दिन वही बता रहा हूँ, वो ऐसे लेगा ही नहीं,
इसको करने का मैं बताता हूँ। गुड। अच्छा कहाँ था मैं? और यार अभी तक हुआ कि नहीं? इतनी देर में हमारी कस्टम विजिट बन जानी थी। ये देखो हाँ अभी तू मेरा पुत्र छुटेगा। तू मेरा टाइम ज़ाया करना चाह रहा है। करते हैं प्राइवेटली करते हैं चेंज। अच्छा अभी करते हैं, अभी हम अपने फोकस से डाइवर्स हो जाएंगे। अच्छा ये नहीं चल रही तो हम क्या करते हैं, हम ना बार्ड यूज़ कर लेते हैं। सही है ओके। मैं कहता हूँ क्रिएट अ कस्टम टेक्स्ट विजिट इन फ्लटर फॉर मी। लेट्स मैंने कुछ कर ये बार्ड है। बार्ड बेसिकली गूगल की है, जैसे चैट जीपीटी इसी तरह से गूगल की है जो बार्ड है। ठीक है आई एम नेबल टू। ठीक है आई मीन ये थोड़ी सी कमज़ोर है एज़ कम्पेयर उसके। आई नो बट मैं भी क्या करूँ। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, थीम डेटा के अंदर प्राइमरी स्ट्रैच के अंदर आपने हेक्सा कलर दिया होगा नहीं लेगा। वो हेक्सा लेगा ही नहीं है। और भाई मैं ये तो कह रहा हूँ वो आ गई। सही है। अच्छा ये बेसिकली इसने एक छोटी सी कस्टम विजेट बनाई है जिसके अंदर देखो टेक्स्ट ले रही है, फ़ॉन्ट साइज़ ले रही है, कलर टेक्स्ट कलर ले रही है, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट लाइन, बेसिक यही है। तो उसने 4-5 प्रॉपर्टी ली है। मैं अब देखो इसकी जो सी है इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी, वो इम्पोर्ट आ जानी थी। चलो तो ये अब देखो हमारी जो सी ये टेक है ना विजिट्स, यहाँ पे ये हमारी बेसिकली विजिट बनी हुई है ये इतने से। मैं क्या करता हूँ इसको ना यहाँ से आके कंट्रोल V कर देता हूँ और यहाँ पे आके मटेरियल को उड़ा देता हूँ। ठीक है अब वो कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो ये तो यूज़ कर रहा है। मेरा फ़ॉन्ट फैमिली भी आपने ना ये दे दी है। रुको हम इनको ना चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ से वार कर देता हूँ। और वार की भी ज़रूरत नहीं है हमें जब उनकी टाइप बनी हुई है। सही है। अच्छा यहाँ से वो करो। अच्छा यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी नहीं हुई है। वो कह रहा है कि उसको कुछ ना कुछ दो और फ़ॉन्ट वेट हम दे देते हैं। अगर कुछ कोई वेट नहीं आता तो वो क्या करे, फ़ॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल यूज़ करें। इसका टेक्स्ट देख लिया तुमने। फ़ॉन्ट फैमिली हम कोई दे देते हैं कुछ, या फिर इसको भी हम नल लेबल कर देते हैं बस। या अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट यूज़ करें वो हम यहाँ पे पकड़ा देते हैं। जैसे हम पूरी ऐप में कोई फ़ॉन्ट फैमिली लगाते हैं तो हम उसको कोई डिफ़ॉल्ट नेम दे देते हैं, हम वो दे देते हैं। क्या कह रहे? सॉरी 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 मैं वही तो है ना क्यों आ तो यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली दे देंगे जो होती है लेट्स सपोज रोबोटो या जो भी हमने लगाई होगी अपने पर। सही है। अगर इसकी डिफ़ॉल्ट होगी आ जाएगी। अच्छा अब बताओ क्या कह
हाँ जैसे अभी देखो ना टेक्स्ट विजेट है, ये मैंने कहा रिक्वायर्ड है। जब भी कोई मेरी कस्टम टेक्स्ट यूज़ करेगा टेक्स्ट देगा। अब टेक्स्ट हो सकता है वो कह रहे फिर भी यूज़र ने नल भेज दिया तो इसलिए नल चेक आता है। नल चेक क्या करता है, आपको क्रैश होने से रोकता है। वो कहता है मुझे यकीन दिलाओ कि तुम नल नहीं भेजो। मैंने कहा ठीक है, जहाँ पे डिक्लेयर किया वहाँ पे अपने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया बैक से, वो नल चेक ऐड हो जाता है। इसी को नल चेक ऑपरेटर, नल सेफ्टी कहते हैं। हाँ मैसेज कौन सा? हाँ वो टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट विजेट है। हाँ 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 तो वो जो होता है कि टेक्स्ट फील्ड के नीचे आता है वो मैसेज क्या है, वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर लगता है। टेक्स्ट फील्ड जो सी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है उसके अंदर सेम एज इट इज़ हम वो मैसेज दिखा सकते हैं। वो जो वो वाले वैलिडेशंस के मैसेज होते हैं वो भी फिर कर लेंगे उस पर। वो आप मुझे याद दिलाना दोबारा, उसको मैं आपको लगा के दिखा दूँगा। कमाल। अच्छा यहाँ पे आ गए। अब वो कहते हैं टेक्स्ट जो उनसा है ये भी ख़त्म हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट भेजा। अब फॉन्ट क्या भेजा, हमने कलर भेजा था। आई थिंक टेक्स्ट कलर में भेज देता हूँ। अगर मेरे पास ब्लैक कलर आया हुआ है तो मैं वो टेक्स्ट कलर भेजता हूँ जो ऊपर से टेक्स्ट कलर आ रहा है। मैंने ये कस्टम विजेट जो बटन की बनाई थी वो अब क्या होगा, मेरी मतलब जो उनसे कस्टम टेक्स्ट हैं वो भी बन गए और बटन भी बन गए। इसी तरह से मैं कोई भी विजेट जीपीटी से लिखवा सकता हूँ। बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे मैंने उसको इनिशियल वैल्यू देनी है, कहाँ पे मैंने उसको मतलब कैसे पैरामीटर से कंट्रोल करना है। क्योंकि हम अगर ये स्क्रैच से बनाएंगे बहुत अच्छा है, मगर आप कब तक इसको मॉडिफाई करोगे। इसको टूल को अच्छी तरह इस्तेमाल करो, आपको देखना बड़ा अच्छा होगा। जैसे लेट्स को मैंने बटन बनवाना, मैं कहता हूँ आई नीड अब इसमें देखना वो ऑन प्रेस भी भेजेगा। आई नीड अ कस्टम बटन विद ग्रेट लेट्स सपोज डिज़ाइन समथिंग ऐसे करके। अब उसको मैंने कहा वो मुझे एक भी कस्टम बटन बना के दे रहा है। देखो उसके अंदर टेक्स्ट दे रहा है, ऑन प्रेस दे रहा है और बॉर्डर रेडियस दे रहा है, बटन कलर दे रहा है, साइज़ दे रहा है। मतलब उसने थोड़ा सा प्यारा कर दिया। आगे मेरी डिज़ाइनिंग अपनी। अब मैं जब भी बटन यूज़ करूँगा मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, वरना मुझे बटन लगाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कस्टम बटन आइकन टेक्स्ट कलर अगर दे दूँ पैड से ऑन प्रेस ये भेज देता हूँ मैं। ऑन प्रेस जो उनसा है वो बटन का होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन प्रेस। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपनी आसानी के लिए ऑन लिख दूँ। जब भी मैंने ऑन प्रेस करना ऑन यूज़ कर लूँ। बट अच्छी अप्रोच है कि आप वर्ड्स अच्छे रखो ताकि दूसरे बंदे को समझ आए। हो सकता है वो ऑन प्रेस ढूंढ रहा और ऑन आपने नाम रखा, ऐसे ही है, क्या पता अपना नाम रखा हो वो कह ला भी ऑन प्रेस। ठीक है, ऑन प्रेस मैंने रख दिया और यहाँ पे मैंने कहा दिस डॉट ऑन प्रेस आएगा। सही है। और जब भी कोई बंदा मेरे बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो एक इंक वेल विजेट होगी, इंक वेल, और इंक वेल के अंदर एक ऑन टैब होगा, ऑन टैब, और इसके अंदर ऑन प्रेस आएगा जब मैं वो फंक्शन भेजूँगा। सही है। और अब मैं जब वो इसको कॉल कर रहा हूँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन प्रेस और यहाँ पे आगे वही जैसे ब्रैकेट ऐड करके लाइक काम हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे कहता हूँ क्लिक्ड। सही है। और यहाँ पे सेव किया, चेक करते हैं मैं क्या वो लॉग आया। हम क्लिक करेंगे हमें पता चलेगा। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्लिक हुआ है, क्लिक भी हो रहा है। सही है। ओके, आई कुछ समझ कस्टम विजेट की? हाँ जी नजीम भाई, आई कुछ समझ? मैंने लेक्चर रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है, आप दोबारा से देख तो सकते हो जो शुरू का मिस हो गया किसी से। बट अभी इसके अंदर कुछ हमेशा कलर्स हम यहीं पे ऐड करें कॉन्स्टेंट्स के अंदर। देखो ना आपने कलर्स बना दिए, यूटिल्स बना दिए। दूसरा अब आप इसको कॉपी पेस्ट करी जाओ। लेट्स आपको वाइट कलर चाहिए, आप इस एक दफ़ा की एफर्ट होगी। फिर उसके बाद लेट्स ये भी लिखवा लेते हैं। ये देखो आई नीड अ
कॉन्स्ट कलर आप खुद भी लगा तो सकते हो, बट आपका आर्किटेक्चर बदल गया ना। मैं आपको कुछ अच्छे कोड क्वालिटी दिखाता हूँ, शायद आपको भी पता चलेगा ज़्यादा। हाँ हाँ, तो वो वहाँ से तो होती नहीं है। बता तो रहा हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस आप एक अलग फाइल में सब रखो, सारी ऐप के कलर उसमें होने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर लेट्स में क्लाइंट को आपने दिया ऐप, उसने कहा पूरी प्राइमरी कलर इसका अपने पूरी ऐप में चेंज कर दो, यार ये रेड की जगह ऑरेंज कर दो। अब आपने जहाँ जहाँ पे कलर दिया वहाँ जाओगे भाई, आप तो रगड़े जाओगे। मैंने एक दफ़ा किया था, मैंने पूरी ऐप बना ली, क्लाइंट को दी, क्लाइंट को दिया, वो कहता है यार बहुत अच्छा डिज़ाइन है, कलर ना बस ये शेड कर दो थोड़ा। वो एक शेड की वजह से मुझे पहले ये भी नहीं पता था हम कंट्रोल ऑल करके भी कर सकते हैं। एक एक मैंने जाके चेंज की। मैं उस दिन के बाद फैसला कर लिया था अब मैं कभी भी नहीं ये करूँगी। तो आप भी हो सकता है आप इतनी बड़ी ऐप बनाओ, एंड पे जाके किसी पॉइंट पे फिर कभी लॉजिक लगानी पड़ जाती है। आपने किसी क्लिक पे डार्क मोड वाइट मोड करना है, उस टाइम में भी तो आपने कलर को स्विच करना है। वो किसी वेरिएबल में होगा तो चेंजेबल होगा। हाँ, वहाँ पे कुछ भी लगा दो, तुम्हारी मर्ज़ी है। जैसे मैं आपको कुछ कोड दिखाता हूँ जो आई थिंक ना हो ज़रा अच्छे, जिसके अंदर ना आपको बड़ा कुछ आएगा। जैसे कोड था, हाँ, इससे बड़ा कोड नहीं देखूँगा मैं। ऑनलाइन इसको ओपन करता हूँ ताकि ऑनलाइन ओपन हो जाए सारा कोड। वैसे मेरे पास लोकल भी पड़ा है, या मैंने इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ से, VS कोड राइट क्लिक। ये एक फ्लटर का कोड है जिसमें बहुत बड़े आर्किटेक्चर यूज़ हुए हुए हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं प्रोवाइडर यूज़ हुआ है, गेटेक्स यूज़ है, ब्लॉक यूज़ है, और काफ़ी कुछ इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कितना बड़ा है, सही है। और ये किसी इंडियन का है, सही। मैं करता हूँ लिब ओपन। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, ऑथेंटिकेशन चैट सबके अलग अलग बना दिए। उसने ऑथेंटिकेशन की सारी स्क्रीन ऑथेंटिकेशन के अंदर रख दी है, और चैट की सारी स्क्रीन चैट के अंदर रख दी है, और ये उसने अपना आर्किटेक्चर फॉलो किया। उसने एक यूटिल्स का भी फोल्डर बना दिया है जिसके अंदर ये देखो सारे यूटिल्स हैं। अब देखो इसमें भी है ऐप यूटिल्स ऐप के, और सारे के सारे जितने भी हमारे URLs हैं, एंड पॉइंट्स हैं, वो सारे ये रखे हैं। देखो सारी EPS के एंड पॉइंट मोर देन 60 हैं, सही है। उसके अलावा क्या कहते हैं, देखो एसेट यूटिल्स हैं, ये कलर यूटिल्स हैं। कलर देखो उसने सारे कॉमन कलर क्लास रखी है, उसके अंदर देखो पिंक, ग्रे, वाइट, देखो कितने कलर्स से रखे हैं। ये सारे कलर उसकी कलर्स की फाइल के अंदर पड़े हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, कोई टोस्ट बना दिए हैं, जो टोस्ट हम शो करवाते हैं। इसके अलावा कोई ऐप बार बना के रखनी है कस्टम, जिसके अंदर सारी ऐप बार बनी हुई हैं। इसके अलावा ड्रॉर बना के रखनी है। मतलब देखो ना इसने किस तरह से उनको चेंज किया हुआ। देखो एसेट्स हैं, सारी तस्वीरें भी एसेट्स में रख दी है, ताकि जब भी इमेज एक्सेस करनी है एसेट से करनी है। देखो कितनी एफर्ट लगी होगी बनाने में, मगर देखो डीबग करना कोड को आसान है, डीबग कोड की बहुत आसान हो गई है। बट इसका स्ट्रक्चर कोड का देखो, लेट्स सपोज मैं इसकी एक स्क्रीन ओपन करता हूँ, लॉगिन स्क्रीन। ये देखो उसने हर स्क्रीन के अंदर अपने अपने MVC बना दिए। लॉगिन के अंदर उसका MVC है, और ये साइनअप के अंदर उसका MVC है, और इसके अलावा मतलब हर स्क्रीन के अंदर उसका MVC पैटर्न बना दिया। ये तो ज़्यादा मुश्किल है ज़्यादा। इसने किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से MVC कहीं पे भी लगाया। तो अपनी मर्ज़ी होती है स्ट्रक्चर बनाने की। अच्छी ये होता है अगर छोटा प्रोजेक्ट है, आप मतलब बाहर ही MVC बना दो। हाँ आई थिंक इस बंदे को एक्सपीरियंस होगा कम से कम 3-4 साल का मिनिमम इतना होगा, तो उससे टाइम दी। और दूसरी बात, क्लाइंट को स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है। जो क्लाइंट होता है ना, जिसको समझ होती है कि कोड क्वालिटी पे कितना अफेक्ट होगा, वो स्पेशली टाइम देता है इसके लिए। मे बी ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको शुरू में कुछ 10 दिन लगे होंगे सिर्फ ये अलग अलग फाइल्स बनाने में, फिर बेसिक सेटअप करने में, फिर बाद में उसको फॉलो करते करते वो यूज टू हो गए। हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट। इसमें यही है, मैं कोई और प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, और प्रोजेक्ट देखता हूँ मेरा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। मैं जाता हूँ इसके अलावा
ये ओ ये हुआ तो बहुत हैवी है। इसके अलावा और यस ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा कोड है ये, सच में ये कोड ऑसम है। ये बेसिकली लिखा था एक स्पेन के डेवलपर ने, स्पेन की ऐप थी बेसिकली ये, स्पेनिश में। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा आर्किटेक्चर, सारा प्रोवाइडर है, 100% प्रोवाइडर है इसके अंदर। और बहुत अच्छा आर्किटेक्चर इसका बनाया हुआ है। इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, सारी लैंग्वेज उसने स्पेनिश की एक अलग रखी हुई है, सारे फोल्डर्स अलग रखे हुए हैं। ये वाला कोड कौन सा है, सही है, ये वाला भी है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 3 साल लग गए हुए कंपनी को, 3 साल में एक ऐप बनाई है ये वाली। तो कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ये वाली जो फिटटेक दिखा रहा हूँ ये भी बहुत बड़ी ऐप है। इसके अलावा ये वाली ऐप में 3 साल लगे हुए कंपनी को। तो खुद देखो कोड क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हुई हो जाए लोड। नहीं सिंगल नहीं करना, मल्टीपल हो गए। इस पे तो थे, इस पे तो आई थिंक मुझे याद है ये, मतलब एक फ्रेंड ने इनवाइट किया था मुझे इस वीक को, तो उसके ऊपर बता रहा हूँ 3 साल से बन रही थी। वो बार्बर शॉप होती है ना, एक ही ऐप के 3 फेज थे, 3 ऐप्स थी, मतलब एक जो हम यूज़र्स के लिए थी, एक एडमिन के लिए थी, एक ये जो सेलर्स हैं वगैरह के लिए थी। बहुत बड़ी ऐप थी, पूरी ऐप उन्होंने फायरबेस पे बनाई थी। जब वो लॉन्च करी 3 साल के बाद, तो उन्होंने दोबारा सारी EPS लिखना शुरू की, APS पे लेके जाना शुरू किया, क्योंकि फायरबेस बहुत महंगी पड़ रही थी। एक बहुत बड़ी ऐप, 3 ऐप्स बना दी हैं एक ही फायरबेस यूज़ करके। फायरबेस ने तो बहुत ज़्यादा पैसे लेने थे, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे थे। फिर उन्होंने पूरी ऐप सिर्फ Node.js में बना रहे, अभी बना रहे, बैकएंड लिख रहे थे लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी, तो पता नहीं क्या बना होगा। इसके अलावा कोड क्वालिटी से आपके प्रोजेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है। ऐप की स्पीड के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। आज के दौर में फ्लटर डेवलपर जो है ना, जो कि 2 साल कर लेता है, वो कभी भी सेट स्टेट वगैरह यूज़ नहीं करता, उसको किसी स्टेट मैनेजमेंट के साथ ही रहना पड़ता है। इवन एक जगह में दोस्त मेरा काम कर रहा है, उसके सॉफ्टवेयर हाउस में कह रहे थे कि आज के दौर में तो सेट स्टेट ख़त्म हो चुकी है, पता नहीं कोई प्रोडक्शन ऐप सेट स्टेट से चल भी कैसे रही है उन्हें नहीं पता। मतलब इतनी से वो वक्त बदल गया। आपको किसी स्टेटमेंट, हाँ वो तो मतलब हमने किसी अच्छी कोड क्वालिटी को फॉलो करना हो तो स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर्ड। जैसे भी ये देखो, ये फिटटेक का जिसने लिखा है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ यार, बंदे ने एफर्ट लगाई है। मेरे लिए भी आसानी थी, शुरू में लग रही थी मुश्किल, बाद में मुझे पता चला यार बहुत आसान काम कर दिया। तो शुरू में हमें लगता है यार इसने बहुत अजीब कर दिया, मैं उसे गाली नहीं देता। कल को आपका कोड किसी के पास जाए वो गालियाँ दे रहा, और क्या, यही है हम डेवलपर के पास कोड ही होता है, बंदा देख के नहीं पहचाना जाता, कोड क्वालिटी देख के नहीं, कोड नहीं किया, बंदा नहीं, कोड क्वालिटी देख के पहचाना जाता है कि यार ये देखो ना क्या कोड। एक ये है एयर होम रेस्टोरेंट, हाँ ये बहुत अच्छा। एक और था इसमें ऑलरेडी, दैट्स गुड, ये भी बड़ा अच्छा है। इसके अलावा और मैं वो दिखा रहा हूँ जो मैंने कोड नहीं किए हुए, जो किसी और ने वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ ज़्यादा। जो यार जी भाई बहुत बुरा इम्प्रेशन जाता है, मगर ठीक है, डिबगिंग। हाँ अगर नल वैल्यू आ जाए तो आ जाए प्रोडक्शन में। सही है, तो मैं आपको फिर भी क्या कहते हैं कोई और कोड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगा, बट आप ये अच्छा खुद एक्सप्लोर करो। ऐसे करना होता है, हम गिटहब पे जाते हैं और देखो मैंने किसी बंदे का फ्लटर का कोड देखना, अब मैं देख के इधर सीख सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं बताएगा। मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा कि ना क्या करो, फ्लटर MVC पैटर्न, मैं लिख के कुछ सर्च करता हूँ, किधर चला है
अच्छा ये देखो, ये मैंने लिखा है तो आगे 97 रिजल्ट, और मैंने रिपोजिटरी इनकी देखनी है पूरी। अभी देखो ना, किसी ने टेस्ट एमवीसी पैटर्न फॉर फ्लटर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, किसी ने बनाया हुआ है कि किस तरह से वर्क है, स्टेट मैनेजमेंट, किस तरह से हम सर्विस वगैरह यूज़ करेंगे, किसी ने बनाया हुआ है कि कैसे हम एमवीसी के पैटर्न को डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। अब मैं किसी का कोड भी देख सकता हूँ, अब तो इवन आसान हो गया काम कि मुझे डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो कॉम लिखा है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डेव DEV डेव एंटर करूँगा, यहीं पे VS कोड ओपन हो जाएगा। क्या पता, ऑनलाइन VS कोड का नहीं पता? ये देखो ना, आपने कोई भी कोड देखा है ना, कोई भी कोड आप किसी के भी रेपो में देख रहे हो, आप कहते हैं यार इसकी रेपो का कोड अच्छा है, तो अब आप उसको या तो डाउनलोड कर लो यहाँ से, ताकि आप उसको एक दफ़ा आराम से रीड करो। यहाँ से डाउनलोड करो, कोड की स्ट्रक्चर देखो किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें कॉन्स्ट कैसे बनाए हुए हैं, अच्छे स्ट्रक्चर को फॉलो करो। इसके अलावा अगर आपने इसको ओपन करना है तो या तो आप अपनी कीबोर्ड का वो जो सा एंगल ब्रैकेट होती है जो यहाँ पे बटन होता है वो प्रेस कर दो, या फिर आप रेपो ओपन करके यहाँ पे डेव लिख दो, कॉम की जगह डेव। सही है, ओके, इतना ओके। अब आपके जो सा टास्क होगा, आपने जितने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उनमें कस्टम विजेट को यूज़ करना। कोई किसी का टेक्स्ट विजेट, कोई कलर डायरेक्ट, कोई टेक्स्ट फील्ड, कोई ऐसी चीज़ कहीं पे भी नहीं होगी। आपने इसके लिए GPT यूज़ कर सकते हो, आप किसी का कोड रीड कर सकते हो, आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हो। सही है, ये मैं हर एक आपको बताऊंगा नहीं, जहाँ पे आप स्टक हो गए वहाँ पे हम मदद करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। बट आपने अपनी एक्सप्लोर करना, क्योंकि क्या कहते हैं इस फील्ड में एक्सप्लोर जितना करोगे उतना ही मज़ा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसका कोई भी नहीं है, फ्लटर का एक ही ड्रॉबैक है जो मुझे नज़र आया हुआ है, और यही है वो कि इधर कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है। लिब के अंदर कोई भी फाइलें बना दो, कोई भी कुछ बना दो, कोई रोकने वाला नहीं है। इवन Node.js से ऊपर अब Nest.js आई है, वो यही बेस पे आई है कि Node.js में कोई भी स्ट्रक्चर होता था, बट फ्लटर के अंदर अभी भी ये नहीं है सीन कि कोई भी कोई स्ट्रक्चर लिख सकता है। ऐप तो चलेगी, ऐप तो आपकी गंदे से गंदे कोड पे चलेगी, मगर ऐप की परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट होता है। एक कोड है जो आपको 100 लाइन का है, एक आपका 10 लाइन का, तो 10 लाइन ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होंगी एज़ कम्पेयर 100, तो आपकी कंपाइल टाइम बचा है, कितना स्पीड बच रही है। और दूसरी बात, दूसरा बंदा एक दफ़ा कोई ऐप लॉन्च हो जाती है, उसकी मेंटेनेंस लाइफ टाइम चलती है, तो मेंटेनेंस अगर आपके हाथ में नहीं होगी तो दूसरे डेवलपर के हाथ में होगी, तो दूसरे डेवलपर जब कोड देखेगा उसको अगर मुश्किल होगी वो तो रोएगा, वो रोए ना, मतलब उसको कोड क्वालिटी पता चले, उसको आप जस्तजू हो आप तक पहुंचने के लिए, तो अपने कोड क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। सही है यार, ये पता नहीं आज ओपन नहीं होंगी, तो फिर हम ऐसा करते हैं इसको